ठीक है, प्रॉफिट एनालिसिस थ्रू एबीसी पेज 9.7 ऑफ द स्टडी मेटल, इस पे आ जाइए। इसमें मैंने आपको बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस हो रहा है एबीसी के माध्यम से। जब मैं एबीसी लगाता हूं तो मुझे एक्टिविटीज पता चलती है, उनकी कॉस्ट पता चलती है, और उन एक्टिविटीज की कॉस्ट को मैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे बहुत बेहतर तरीके से लगा पाता हूँ। और एक्टिविटीज की कॉस्ट कहाँ से आ पाती है? ओवरहेड से। तो यानी ओवरहेड की कॉस्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे क्लियरली इजीली ट्रेसेबल आइडेंटिफाइबल नहीं होती। बट क्योंकि आपने एबीसी लगाया, इसीलिए ओवरहेड की कॉस्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आपके प्रोडक्ट्स पे बहुत क्लियरली इजीली मतलब आप निकाल पाते हो, चार्ज कर पाते हो। तो दैट इज व्हाई आपका जो कॉस्टिंग मैकेनिज्म है, जो आपका कॉस्ट निकालने का तरीका है प्रोडक्ट का, वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और इस वजह से जब क्योंकि प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट बहुत अच्छी आ गई है, इस वजह से आपका प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी बहुत अच्छा निकलेगा। क्योंकि आप एक चीज समझ रहे हो, क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है ना, उसकी कॉस्ट अब बहुत बेहतरीन ढंग से आ चुकी है। क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो बहुत इजीली आ ही जाती थी हमेशा से। जो पंगा था सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट का था, वो आपने एबीसी लगा के उसको ठीक कर दिया। तो अब आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, सर्विस वाइज अब कॉस्ट बढ़िया आ गई, तो प्रॉफिट भी बढ़िया आएंगे। और अगर प्रॉफिट बढ़िया आएंगे तो प्रॉफिट से रिलेटेड एनालिसिस भी बढ़िया हो पाएगा। तो यही हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस थ्रू एबीसी के अंदर। एबीसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बल्कि सर्विस सेक्टर में भी। मतलब जिस भी सेक्टर में कॉस्टिंग लगेगी, वहां वहां एबीसी आप लगा सकते हो। ये मेथोडोलॉजी है जिसमें हम ये मेथोडोलॉजी जिसके अंदर हम रिसोर्सेज, एक्टिविटी और कॉस्ट ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं, लास्ट क्लास में देख लिया था। एबीसी सिस्टम मस्ट बी वेल डिजाइंड एंड वेल इंप्लीमेंटेड आल्सो। खाली ये नहीं है कि आपने डिजाइन कर दी, अपनी एक्टिविटीज निकाल ली, ओवरहेड्स वगैरह निकाल लिए, पर आपको इन जेन्युइनली लगाना भी है, आपको ये चीज अपने धंधे के अंदर इंप्लीमेंट भी करना है। और आप अगर कॉस्टिंग को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करोगे, तो आप पाओगे कि आपको अपने बिजनेस के बहुत प्यारे इंसाइट्स, बहुत अच्छे इंसाइट्स मिल पाएंगे, जो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेंगे, जिस वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। सर्विस सेक्टर के अंदर बेटा डायरेक्ट कॉस्ट आपका लो होता है सर्विस सेक्टर के अंदर, क्योंकि जनरली जो आपका ट्रेडिंग सेक्टर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट हाई होता है। बट सर्विस सेक्टर के अंदर ना सर्विस जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो लो होता है। जैसे बैंक का एग्जांपल मैंने दिया, कि बैंक के एग्जांपल में पर्टिकुलरली बैंक को मेरी क्या कॉस्ट पड़ रही होगी, डायरेक्ट कॉस्ट तो बहुत कम होगी, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। बैंक का सर्वर मेंटेन कर रहा है, बैंक का एटीएम सर्विस मेंटेन कर रहा है, बैंक अपनी ब्रांचेस मेंटेन कर रहा है। इसकी कॉस्ट एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए नहीं है ना, सब कस्टमर्स के लिए है। तो दैट इज वाई सर्विस सेक्टर के अंदर जनरली देखने को मिला है कि डायरेक्ट कॉस्ट लो होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट हाई होती है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट हाई है तो भी ठीक है, पर वेरिएबल नेचर की भी नहीं होती, फिक्स नेचर की होती है। कि अगर हाई है इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो भी अगर वेरिएबल नेचर की होती तो प्रोपोर्शनेटली पता चल जाता ना, बट वैसा भी नहीं होती। तो दैट इज वाई सर्विस सेक्टर के अंदर ओवरहेड की कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज करना एक काफी कम्बरसम, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। बट हाँ, हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में हमारी क्या आ जाता है, एबीसी। तो एबीसी विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटीज, विद द हेल्प ऑफ द ड्राइवर, हमें कॉस्ट निकालने में, कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे कॉस्ट एलोकेट करने में बहुत हेल्प कर देता है। ना केवल हम एक्टिविटीज की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बल्कि जो हमने एक्टिविटीज या उनकी कॉस्ट आइडेंटिफाई भी कर ली, ये आगे हमें एबीएम करने में भी मदद करता है। एबीएम मींस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर एक्टिविटीज का सहारा लेके, उनकी कॉस्ट का सहारा लेके हम ये देखते हैं कि वेदर दिस एक्टिविटी इज रेलेवेंट फॉर माय बिजनेस और नॉट, दिस एक्टिविटी इज वैल्यूड बाय माय कस्टमर और नॉट। तो मैं उन एक्टिविटीज को हटा देता हूँ। बेसिकली वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को मैं बढ़ाता हूँ, उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ और बढ़िया ढंग से परफॉर्म करता हूँ। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में से मैं अपने रिसोर्सेज रिलीज कर लेता हूँ, उनकी कॉस्ट को कम से कम रखता हूँ, बिकॉज वो अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट सर्विस कस्टमर में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही है, या फिर कम कर रही है, तो मैं उनको धीरे धीरे हटाता हूँ या कम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? तो इस बेसिस पे मैं ना केवल एक्टिविटीज की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर पाया, कॉस्ट और पे चार्ज कर पाया, वो तो करा ही, साथ के साथ मैंने उसके बेसिस पे कॉस्ट को मैनेज भी कर लिया। एक्टिविटी पता चली, आपने देखा ये जरूरी है नहीं है, इसको कैसे करूं, मेरे कॉम्पिटिटर कैसे कर रहे हैं, दैट इज वाई आप अपनी कॉस्ट बेटर मैनेज कर पाते हो। क्योंकि आपने और डिटेल में घुसे ना, आपने ओवरहेड्स को डिटेलिंग करी, ओवरहेड्स के अंदर घुसे, आपने उसको खोल खोल के देखा, एक्टिविटीज निकाली, अब आप उसको डिटेल मैनर में देख सकते हो। समझ में आ रहा है? चलें, तो अब रिसोर्सेज एक्टिविटी कॉस्ट पूल, कॉस्ट ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज को एक्टिविटी कॉस्ट पूल पे चार्ज करते हैं रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन बाय द एक्टिविटी कॉस्ट पूल ऑफ द डिफरेंट रिसोर्सेज। और एक्टिविटी कॉस्ट पूल को हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज करते हैं प्रोडक्ट सर्विस कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ बाय द टूल activity cost driver on the basis of cost object on the basis of the consumption of activity cost pool by any cost object। ठीक है? तो अल्टीमेटली ये जो दो स्टेप्स के अंदर जा रहा है, तो एक मतलब क्या है कि हमें अल्टीमेटली ओवरहेड को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाना है।
और ये एबीसी लगाने के बाद आप बेहतर तरीके से लगा पाते हो, तो दैट इज़ व्हाई आप अपनी कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हो, क्योंकि कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे बेटर तरीके से लगी, इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर निकल सकती है, उससे इनसाइट भी बेटर मिलेंगे, इनसाइट्स आपको बेटर निकलेंगे, स्टैटिक्स बेटर निकलेंगे, उससे आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी, जो आपको अल्टीमेटली बेटर डिसीजन लेने में और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर? चलते हैं। अब डीपीपी हमने देखा था, एक थीम और बैकग्राउंड हमने देखा कि बेटा जो भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, अल्टीमेटली उनका फोकस प्रॉफिट कमाना ही है। जैसे में हमने देखा एसएफएम में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी कैसे होगी कि धीरे धीरे आपके प्रॉफिट बिल्डअप होते रहेंगे, वही तो आपकी वेल्थ बिल्डअप करेगी, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ऐसे ही थोड़े थोड़े प्रॉफिट 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 से आपकी वेल्थ बढ़ती है। तो जो मेन चीज है ना वो प्रॉफिट, अ बिजनेसमैन ऑलवेज थिंक्स ऑफ द प्रॉफिट, और होना भी चाहिए यार, दैट इज व्हाई अ बिजनेस एग्जिस्ट। लॉस में तो कोई सर्वाइव कर भी नहीं सकता ना। तो ये एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, सबसे वाइटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। और धंधे की जो सारी डायरेक्शन, मतलब अगर आपके बिजनेस के अंदर आपके बिजनेस या आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, जो भी आपकी सोच है, उस हिसाब से अगर आपके पास प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं ना, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, आपको आगे भी प्रॉफिट आने की संभावना नहीं है, तो आप गलत चीज कर रहे हो। दैट इज वाई ये जो प्रॉफिट वाली सोच, प्रॉफिट वाली धारणा है ना, यही अश्योर करती है और यही अ, मतलब डायरेक्ट करती है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे। ठीक। टुडेस कॉम्पिटिटिव बिजनेस एरा, कोई भी आप एक कंपनी ले लो, चाहे एप्पल ले लो, सैमसंग ले लो, लेनोवो ले लो, असूस ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, जैगुआर, टाटा, लैंड रोवर और फोर्ड, कोई भी कंपनी ले लो, वो कंपनी एक प्रोडक्ट में डील नहीं कर रही, वो कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है। आप पीएनजी ले लो, एचयूएल ले लो और पतंजलि ले लो, कोई भी कंपनी अगर आप उठाओगे, वो कोई भी बड़ी कंपनी, वो एक प्रोडक्ट में डील नहीं कर रही, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है। बिकॉज जितने ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है। और प्रॉफिट बढ़ने का रीजन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट या रेंज ऑफ प्रोडक्ट या पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता। प्रॉफिटेबिलिटी का रीजन होता है कि आपके पास ऐसा पोर्टफोलियो है कि जिसके अंदर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। मेरे पास यार 50 प्रोडक्ट है, बट 50 प्रोडक्ट के अंदर से मेरे 49 से मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं क्या फायदा मेरे को ऐसे प्रोडक्ट्स का। बट अगर मेरे पास 5 प्रोडक्ट है और 5 में से 5 प्रोडक्ट से मुझे फायदा हो रहा है, तो वो अच्छी बात है ना। तो दैट इज वाई आपके पास प्रोडक्ट रेंज होना ही एकमात्र तरीका नहीं है ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, मतलब ये सही तरीका नहीं है। आपके पास जो भी प्रोडक्ट रेंज है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं दैट मस्ट बी प्रॉफिटेबल। तो आपको डिटेल लेवल पे देखना पड़ेगा ना कि मेरी प्रोडक्ट रेंज के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि विच प्रोडक्ट यू हैव टू फोकस ऑन एंड विच प्रोडक्ट की यार इसको हटाइए, बेकार प्रोडक्ट है। पर ये कब कर पाओगे? जब आप डिटेल के अंदर प्रोडक्ट लेवल पे प्रॉफिट निकाल पाओगे। प्रोडक्ट लेवल पे सेल्स रिवेन्यू तो पता होता है, बट प्रोडक्ट लेवल पे डायरेक्ट कॉस्ट भी पता होती है, बेसिकली जो परचेज कॉस्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डायरेक्ट कॉस्ट है। बट जो उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो उससे रिलेटेड दूसरी कॉस्ट है, वो पता लगाना काफी मुश्किल होती है। बट एबीसी की मदद से हम वो भी पता लगा पाते हैं, और इसी मदद से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कर पाते हैं, यानी प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकाल पाते हैं। और प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकला तो डीपीपी कर पाओगे ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, यानी ना प्रॉफिट निकालना ही नहीं, उसको एनालाइज भी करो। एनालाइज में मतलब दो मुख्य चीजें हैं कि जो प्रोडक्ट अच्छा है उसको रखो, उस पर फोकस करो, जो अच्छा नहीं है उसको हटाओ अपने बिजनेस से। डन। इससे आप रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी कर सकते हो। जैसे वही ना कि चार प्रोडक्ट है, आपस में लड़वा रहे हो, आपस में क्रॉस देख रहे हो, उनका मतलब क्रॉस उनको कि लाइक की प्रोडक्ट ए और बी, उनकी आपस में परफॉर्मेंस कैसी है, मैं ए में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, बी में कर रहा हूँ। जैसे सोनी था बेटा, बहुत पहले फोन्स बनाता था वो। अब सोनी की फोन में इतनी अच्छी मार्केट नहीं रही स्मार्टफोन्स के अंदर, बट वो दूसरे फोन्स को कैमरा प्रोवाइड कर रहा है, जो कैमरा के लेंस होते हैं वो सोनी के आते हैं मोस्टली फोन्स के अंदर। क्यों? क्योंकि सोनी ने देखा यार कि फोन वाली सेगमेंट में ना मेरा इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, यानी दूसरे कॉम्पिटिंग प्लेयर Xiaomi, सैमसंग, एप्पल ये अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और वो इसके साथ नहीं बीट कर पा रहा। ऐसे ही आप देखो एलजी, एलजी अगर आप देखोगे, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया और फ्रिज हो गया, इनके अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट मोबाइल सेगमेंट के अंदर एलजी के फोन ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे लोग, उसमें सैमसंग के प्रेफर कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई देखना होता है कंपनी को, और कंपनी अगर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं एनालाइज करेगी तो ये चीज नहीं पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट को मैं रखूं और कौन से प्रोडक्ट को मैं अपने बिजनेस में से हटाऊं। डीपीपी ना केवल मेजर करता है, डीपीपी एनालाइज भी करता है। देखो क्या, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट नाम नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी है। डीपीपी मींस डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी मींस नॉट ओनली द कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट बट आल्सो द एनालिसिस वाला पार्ट आल्सो। तो मेजर प्लस एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट या सेगमेंट सेपरेटली, और असेस मैनेजमेंट इन नो टू नो द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी तभी तो आप प्रोडक्ट रिलेटेड बेटर डिसीजन ले पाओगे। ये रिटेल ट्रेड में जनरली यूज होता है, जहां आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट बट ऑब्वियसली होते ही होते हैं। डीपीपी और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में, ट्रेडिशनल ऑप्शन कॉस्टिंग सिस्टम में बस मोटा मोटा यही फर्क है।
एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का आप सिंगल बेस लेते हो, मशीन आवर, लेबर आवर, रॉ मटेरियल क्वांटिटी ऐसा। बट इधर आप वैरायटी ऑफ मेथड्स लेते हो, लाइक वेयर हाउस का कितना स्पेस यूज हो रहा है, आपका वेयर हाउस में कितना टाइम यूज हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कितनी कॉस्ट यूज हो रही है, रिटेल स्टोर्स के अंदर कितनी कॉस्ट यूज हो रही है, रेफ्रिजरेशन में कितनी कॉस्ट यूज हो रही है। बिकॉज दीज आर द कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, विच आर वेरी मच रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, बट हम उसको प्रोडक्ट वाइज नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, लाइक रेफ्रिजरेशन कॉस्ट हो गया, वेयर हाउस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये कॉस्ट होती थी, हम इनको टोटल में ले लिया करते थे, बट इनको प्रोडक्ट वाइज नहीं लेते थे। इसी वजह से तो हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता चलती थी रियल टर्म्स में क्या आ रही है। SEMA definition, London Institute of Costing, used primarily within the retail sector, DPP involves attribution of both direct product profitability। में हमें क्या करना होता है, सिंपली पहले आपको दिखा देता हूँ स्टेटमेंट कि सेल्स के अंदर से सबसे पहले हमें डायरेक्ट कॉस्ट तो माइनस करनी है, बेसिकली जो अपने परचेस कॉस्ट है। कंफ्यूज मत होना बॉट इन प्राइस, डायरेक्ट कॉस्ट या सीओजीएस से। रिटेल सेक्टर के अंदर आपका जो परचेस कॉस्ट है वही ये तीनों चीजें, बिकॉज सीओजीएस अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखोगे तो यार वो काफी मतलब काफी बड़ी होती है ना यार, जिसके अंदर प्राइम कॉस्ट भी आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेल, बहुत सब कुछ ही आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिल्कुल लास्ट तक आते आते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि इधर जो टर्मोलॉजी है ना, प्लीज इस टर्मोलॉजी को डीपीपी तक ही सीमित रखना और यहीं छोड़ के दूसरे चैप्टर्स करना। इसकी टर्मोलॉजी को कहीं और लगाने चाहोगे ना तो क्लैश करेगा आपस में। तो दैट इज वाई सेल्स में से पहले बॉट इन प्राइस या डायरेक्ट कॉस्ट जो आपका परचेज कॉस्ट है वो घटा दो, उसके बाद आपका ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। आज से पहले मतलब डीपीपी से पहले सिर्फ ग्रॉस मार्जिन तक ही कंपनीज करती थी, बट क्या है यार, सिर्फ ग्रॉस मार्जिन तक की स्टोरी नहीं है, ग्रॉस मार्जिन से आगे की भी स्टोरी है। लाइक प्रोडक्ट से रिलेटेड वेयर हाउसिंग की कॉस्ट आती है अच्छी खासी, रेफ्रिजरेशन की कॉस्ट आती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है, आपकी जो शोरूम में उसको रखते हो उसकी भी कॉस्ट आती है, दैट आर वेरी मच रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। बट इस कॉस्ट को आप प्रोडक्ट लेवल पे देखते ही नहीं थे कि कौन से प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट हो, बिकॉज आप सोचते क्या दिमाग लगाए, या कोई मेथड भी नहीं होता था। दैट इज वाई आप उसको टोटल में ले लेते थे और इससे आपको प्रोडक्ट वाइज इंसाइट्स नहीं मिलते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको ना प्रॉपरली मतलब वो जो डेटा से इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिली, तो दैट इज वाई आपकी जो डिसीजन मेकिंग थी ना वो भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। बट नाउ डेज क्योंकि एबीसी एक पावरफुल टूल हमें मिल चुका है, दैट इज वाई हम प्रोडक्ट वाइज इन कॉस्ट को बांट देते हैं, दैट इज वाई इसको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट अलग अलग चीजें हैं। डायरेक्ट कॉस्ट तो परचेज कॉस्ट है और डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट एक तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्लियर? वेयर हाउसिंग, स्टोर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो डीपीपी आपका निकल कर आ जाएगा। तो सीमा बताते हैं कि डीपीपी इन्वॉल्व्स द एट्रीब्यूशन ऑफ बोथ परचेज प्राइस भी, प्राइम कॉस्ट भी, प्राइम कॉस्ट सॉरी, डायरेक्ट कॉस्ट भी और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग और रिटेलिंग टू ईच प्रोडक्ट लाइन, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट लाइन है। Thus a net profit as opposed to a gross profit can be identified of each product। इसके मायने क्या है? नेट प्रॉफिट मींस जो फाइनली डीपीपी प्रॉफिट है ना वो निकाल पा रहे हो, और इससे पहले क्या निकलता था? केवल ये ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट। बट क्योंकि डीपीपी है, इससे आप फाइनली ये डीपीपी या नेट प्रॉफिट निकाल पा रहे हो, ठीक है? द कॉस्ट एट्रीब्यूशन प्रोसेस यूटिलाइजेज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, मतलब एबीसी लगाएंगे तो हम सारे फैक्टर्स को लेंगे, वेयर हाउसिंग, स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन टाइम, क्या क्या लग रहा है, तो रिफ्लेक्ट द रिसोर्स कंजम्पशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। रिसोर्स कंजम्पशन क्या होता है? रिसोर्स मींस ओवरहेड। ओवरहेड को अल्टीमेटली कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाना है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आपका इंडिविजुअल प्रोडक्ट। तो रिसोर्स कंजम्पशन को इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लगाना है, और ये हम करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, ये ये डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, ये 3 पॉइंट, ठीक है? इसमें हम ये चीज करते हैं, डन। अब प्रॉफिट मार्जिन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, जनरली रिटेल ट्रेड के ऊपर, ये सारा रिटेल ट्रेड क्या हो गया, जैसे मोर मेगा स्टोर, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार रिटेल सेक्टर के अंदर हैं जो बी टू सी डील कर रहे हैं, ना कि बी टू बी। मोस्टली बिजनेस बी टू सी ही डील करते हैं, कुछ बिजनेस होते हैं सिर्फ बी टू बी डील करते हैं, यानी वो आम पब्लिक को नहीं करते, वो ऑलरेडी बिजनेस हाउसेस को ही अपनी चीजें देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ये बताया था लॉट्स होलसेल, वो भी एक एफएमसीजी कंपनी है, बट इसके अंदर आपको अगर उससे सामान खरीदना है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अब बी टू बी ही वो सेल करती है, बी टू सी नहीं करती। आप देख सकते हैं नेट पे लॉट्स होलसेल, LOTS, लॉट्स होलसेल, लाल लाल कलर से डिजाइन है, एक बच्चा सा मतलब गोल गोल सा चेहरा बना हुआ है एक का, वो उसका क्या बोलते हैं, ऐसे कार्टूनिश कैरेक्टर वो लोग यूज करते हैं। तो ट्रेडिशनली क्या टोटल में हम निकालते थे प्रॉफिट, अब डीपीपी से हम प्रोडक्ट वाइज निकाल रहे हैं। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट के 4 पार्ट दे रखे हैं। थोड़ा सा एक चीज भाई याद है कि यार इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ओवरहेड दे दिया, बिकॉज दीज आर द सेम थिंग, बट ठीक है दे दिया। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर डीपीपी इज, पहली ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट इज कॉस्ट जो मतलब डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, परचेज कॉस्ट नहीं है, और वो एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है, क्योंकि हम एक्टिविटी वाइज निकालते हैं उसको एक्टिविटी कॉस्ट पूल में। और किसी भी मतलब प्रोडक्ट से सीधी सीधी नहीं बता सकते ना कॉस्ट सब्जेक्ट, अगर पता ही होती तो वही डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती। दूसरी वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट, वॉल्यूम मतलब स्पेस रिलेटेड कॉस्ट। जैसे अगर मान के चलो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो ज्यादा बड़ा डब्बा है,
तो मेरे मेरे वेयर हाउस में या मेरे शोरूम के अंदर वो ज्यादा स्पेस घेरेगा ना। और मेरा वेयर हाउस या मेरा जो शोरूम है या जो मेरा स्टोर है, वो बेटा उसका स्पेस फ्री का नहीं है। उसका स्पेस का मुझे पैसा देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है उसके स्पेस का। दैट इज वाई अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा स्पेस घेर रहा है, तो रेंट की कॉस्ट कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट पे भी आनी चाहिए। ठीक है। आगे, प्रोडक्ट बैच कॉस्ट, इट्स अ टाइम बेस्ड कॉस्ट। मतलब बेसिकली ये क्या है, जैसे फैक्ट्री के अंदर कोई सामान बना, आपने वहां से खरीदा, तो आप कुछ टाइम उसको अपने वेयर हाउस में रखते हो, फिर कुछ टाइम आप वेयर हाउस से निकाल के अपने शोरूम के अंदर रखते हो कस्टमर को बेचने के लिए। तो वेयर हाउस और शोरूम के अंदर भी तो वो सामान आपका काफी टाइम तक रखा रहता है, उसको हम टाइम बेस्ड कॉस्ट बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट बैच कॉस्ट बोलते हैं। बैच कॉस्ट इसलिए क्योंकि पूरा पूरा जैसे एक बैच बना, आपने पूरा बैच का बैच अपने वेयर हाउस में रख दिया, फिर उसको आगे अपने शोरूम के अंदर भेज दिया। कहते नहीं यार, नया स्टॉक अपडेट हो गया, तो एक यूनिट थोड़ी आती है, पूरा का पूरा बैच आता है। ठीक है। फिर एज इट इज आप उसको अपने शोरूम्स के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट रिटेल स्टोर्स में भेज देते हो, उसकी भी एक कॉस्ट आती है, उनको शेल्फ्स में लगाने की, सजाने की, रखने की। आगे इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कॉस्ट, बेटा जितने भी टाइम आपके पास इन्वेंट्री पड़ी रहती है, जैसे मैंने खरीदा पीछे से माल, आगे बेच रहा हूँ, और उस जितने टाइम तक वो मेरे स्टोर के अंदर पड़ी रहे, उतने टाइम तक तो मेरा पैसा फंसा हुआ है ना। मैंने धंधा खोला, 10 लाख रुपए का माल भर लिया दुकान में, अब उसको मेरे को बेचना आ गया। अब जितने दिन वो नहीं बिक रहा, मेरे 10 लाख रुपए तो फंसे हुए हैं ना। वो 10 लाख रुपए फ्री के हैं, या मैंने लोन ले रखा होगा या अपना पैसा लगाया होगा। अपने पैसा लगाया तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और लोन ले रखा है तो उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है। तो इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ टाइम ऑफ मनी इन द स्टॉक, यानी जितना आपने प्रोडक्ट में पैसा लगा रखा है, उतना इंटरेस्ट रेट उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर अपना पैसा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लेना कि आप उस पैसे को कहीं और लगा के कितना कमा सकते थे। और अगर फाइनेंस है, तो आप अपना सीसी रेट देख लें, जो कैश क्रेडिट लिमिट मिलती है स्टॉक के अगेंस्ट, उसका क्या रेट है। ठीक है। चलें, द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन टू जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड है। ये पेज 9.10 पे है। हाँ जी। अब इस क्वेश्चन के फैक्ट्स एंड फिगर क्या थे बेटा। जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, उसके 30 रिटेल स्टोर्स हैं, फ्रूटी एंड स्वीटी रिटेल्स के नाम से इंडिया के अंदर 30 रिटेल स्टोर है। सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस है, उसका एक वेयर हाउस है जिससे 30 स्टोर्स के अंदर माल जाता है। सारा का सारा जो माल है वो सेंट्रलाइज वेयर हाउस के अंदर ही सबसे पहले रखती है वो। ठीक है। ये हमारा हिंदुस्तान का नक्शा, मेरा भारत महान। और ये हमारा एक रिटेल स्टोर है, जैसे टिपिकल रिटेल स्टोर होता है, डिस्प्ले वगैरह करते हैं प्रॉपर तरीके से शोरूम टाइप से। और ये एक सेंट्रलाइज वेयर हाउस है जहाँ पर हमारा माल रखा जाता है। ठीक है जी। अब सेंट्रलाइज्ड, अब ये कोई भी पर्टिकुलर स्टोर रिक्वेस्ट करता है सेंट्रलाइज वेयर हाउस को कि भाई माल भेज दे, तो वो जो माल भेज देता है दो वैन्स के द्वारा, एक नॉर्मल, एक रेफ्रिजरेटेड। अब मेरे ना तीन तरह के गुड्स हैं, एक है बटर जेली, एक है फ्रूट एंड नट, एक है आईसी कूल, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं। अब बटर जेली और आईसी कूल को रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रखना जरूरी होता है, और जो फ्रूट एंड नट्स हैं उसको आप नॉर्मल कंडीशन में भी रख सकते हो। तो नॉर्मल वैन विल बी यूज्ड फॉर द फ्रूट एंड नट ओनली, एंड रेफ्रिजरेटेड वैन विल बी यूज्ड फॉर द बटर जेली एंड आईसी कूल। देन अब कोई भी वैन हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो रेफ्रिजरेटेड हो, बेटा उसके पीछे ये ऐसे ट्रक में लोड करते हैं, कैपेसिटी होती है, जो कैबिनेट होता है उसकी है 64 बिग कार्टन। क्लियर, बताया भी था मैंने आपको इस बात कि बिग कार्टन क्या है, वो आगे भी आ जाएगा। चलो, कॉस्ट पर मंथ ऑफ जिल दे रखी है, वेयर हाउस कॉस्ट, हेड ऑफिस कॉस्ट और रिटेल स्टोर कॉस्ट। आपको उसके अंदर लेबर स्टाफ, रेविशन, मेटल हैंडलिंग, सैलरी, वेजेस, ऑफिस एडमिन, लेबर, रिटेल, रेफ्रिजरेशन, अंदर उन्होंने मिक्सअप से ऐसे कॉस्ट आपको दे रखी है। वेयर हाउस कॉस्ट, हेड ऑफिस कॉस्ट, रिटेल स्टोर कॉस्ट। वेयर हाउस मेरा एक है, और रिटेल स्टोर कॉस्ट यानी 30 स्टोर्स की कॉस्ट इकट्ठी आपको दे दी है। अब ये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एवरेज पर ट्रिप। अभी एवरेज क्यों लिखा है, बिकॉज बेटा सेंट्रलाइज वेयर हाउस से स्टोर वन का डिस्टेंस कुछ और होगा, सेंट्रलाइज वेयर हाउस से स्टोर टू का डिस्टेंस कुछ और होगा। रियलिटी के अंदर जो जिससे आपने भाड़े पे वो लिया है, वैन लिया है, ट्रांसपोर्टेशन वाली वैन, वो अलग अलग किराया लेगा, आपके वेयर हाउस से स्टोर वन का और वेयर हाउस से स्टोर टू का अलग अलग किराया लेगा। बट चूंकि आप ऐसे तो यार 30 अलग अलग आपके पास किराया आ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, तो उन 30 किरायों का एवरेज करके उसने बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन एवरेज इतना लगता है पर ट्रिप का। और पर राउंड ट्रिप नहीं लेना, इसको दो से गुना मत करना, जैसे हम सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में करते थे, बिकॉज वो वैन मेरी नहीं है। वो वैन वेयर हाउस से स्टोर के अंदर जाएगी, माल डिलीवर कर देगी, और उसके बाद जहां मर्जी जाएगी, मुझे नहीं पता। अगर मेरी वैन होती तो मैं उसको वापस वेयर हाउस में मंगा लेता। ठीक है ना। दैट इज वाई एक तरफ का भाड़ा लगे 3200 और 4900 रेफ्रिजरेटेड वैन, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि ठंडा भी रखना पड़ता है। अब कोई तार थोड़ी लगी है बिजली की उसमें, तो वो फ्यूल से ही तो चलता है जो रेफ्रिजरेटर है। दैट इज वाई उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आती है पर ट्रिप की। अब सीएफओ ने बोला फाइनेंशियल मैनेजर को कि डीपीपी लगा दो। अब देखो जी, डीपीपी लग रहा है। अब इसको मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बताया था कि तीन प्रोडक्ट है, बटर जेली, फूड एंड आईसी कूल। आप ये मान के चलो, एक छोटी सी आइटम जैसे एक छोटी डेयरी मिल्क की चॉकलेट है। अब डेयरी मिल्क की चॉकलेट का एक प्राइमरी कार्टन होता है, जामुनी कलर का आपको दे रखा है, वायलेट कलर का। अब
काफ़ी सारी ऐसी छोटी-छोटी जो आइटम्स हैं, छोटी-छोटी चॉकलेट्स हैं, वो एक कार्टन के अंदर होगी। अब ऐसे बहुत सारे कार्टन एक बिग कार्टन के अंदर होंगे। तो जो बिग कार्टन है, उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 मीटर क्यूब का और किसी भी चीज़ के अंदर हमें स्पेस रखना होता है, स्पेस निकालना होता है ना, तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं। पैरामीटर और सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम निकलता है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोई भी क्यूब फॉर्म में होता है तो L इंटू बी इंटू एच 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर दैट इज़ मीटर क्यूब बिकॉज़ इसकी लेंथ है हाइट और ब्रेड्थ तीनों ही 1 मीटर की है, तो दैट इज़ व्हाई वो 1 मीटर क्यूब हो गया। अब इससे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं छोटी चॉकलेट को एक आइटम या यूनिट बोलूँगा, जामनी वाले डब्बे को कार्टन बोलूँगा और 1 मीटर क्यूब को एक बिग कार्टन बोलूँगा। तो 3 प्रोडक्ट हैं बटर जेली, फ्रूट एंड नट, आइसिकुल। अब पिंक वाले पार्ट को देखो, बेटा एक कार्टन के अंदर 300 छोटी वाली चॉकलेट है। पहले बटर जेली का बोल रहा हूँ खाली मैं, फ्रूट एंड नट और आइसिकुल का अपने आप समझ लेना। पिंक वाला देखो जो 300 लिखा हुआ है। बेटा यानी 300 क्या है? 300 ऐसी छोटी-छोटी चॉकलेट है जो एक जामुनी कलर के कार्टन के अंदर है। अब जो स्काई ब्लू से 42 लिख रखा है वो क्या है? कि जामुनी कलर के ऐसे कार्टन मतलब 42 जामुनी कलर के कार्टन है जो एक बड़े वाले बिग कार्टन के अंदर है, जो खाकी कलर का बिग कार्टन है, जो कोरुगेटेड बॉक्स है। और अगर मैं जो ग्रीन कलर से लिख रखा है 12,600 वो क्या है? कि अब एक बड़ा जो बिग कार्टन है 1 मीटर क्यूब का, अगर मैं उसमें देखूँ कि उसमें चॉकलेट के कितने पीसेज़ होंगे जो आइटम्स हैं, वो कितना निकलेगा? 300 इंटू 42 दैट इज़ 12,600। अब इसी तरीके से आप फ्रूट एंड नट और आइसी कूल का कर सकते हैं। ठीक है? अब आपको क्वेश्चन के अंदर जो सारी समस्या है ना वो क्वेश्चन के अंदर सेल्स की है, क्योंकि जो क्वेश्चन के अंदर मंथली सेल है ना वो बिग कार्टन के अंदर दे रखी है। मीटर क्यूब मींस बिग कार्टन, अब से मैं मीटर क्यूब को बिग कार्टन बोलूंगा। यानी सारी की सारी सेल्स बिग कार्टन के फॉर्म में दे रखी है और इंडिविजुअल प्रोडक्ट की नहीं दे रखी। टोटल बता दिया तीनों प्रोडक्ट की सेल 40,000 बिग कार्टन की है और रेफ्रिजरेटेड गुड्स की सेल, रेफ्रिजरेटेड गुड कौन से हैं? बटर जाली और आइसिकुल, उनकी है 25,000 क्यूबिक मीटर की। अब जिल बेटा एक तरह का ट्रेडर है, क्योंकि जिल पीछे से माल खरीदता है और आगे बेच देता है, वो किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है और वैसे भी रिटेल वाले जनरली नहीं करते हैं। सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस और रिटेल स्टोर, अब जिल सप्लायर से माल खरीदता है, जिल जिस भी सप्लायर से माल खरीदता है तो सबसे पहले उसको सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस में रखता होगा। फिर सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस से ऐसा तो है नहीं कि सप्लायर से माल खरीदा वेयरहाउस के अंदर और तुरंत ही रिटेल स्टोर में चले जाएंगे, तुरंत ही कस्टमर के पास चले जाएंगे। एकदम झटके से तो ये काम होगा नहीं, थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे टाइम लगेगा ये सारा काम पूरा होने में। तो जैसे ही सामान आप सप्लायर से खरीद लेते हो, वैसे ही कुछ टाइम आपका जो प्रोडक्ट है वो वेयरहाउस में भी रहता है। बिकॉज़ वेयरहाउस को एक स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ता है ना, कि कोई भी स्टोर कभी भी कुछ भी माँग लेगा। अब वेयरहाउस से वो जैसे सामान रहता है, जैसे मान के चलो बटर जेली है, वो 1 महीना रहती है वेयरहाउस में। अब उसके बाद आप उसको रिटेल स्टोर में भेजते हो, अब रिटेल स्टोर में लगते ही थोड़ी सेल हो जाएगा उसको एकदम ही। रिटेल स्टोर में टाइम लगेगा, कोई भी चीज़ समझ सकते हैं आप, कोई भी कपड़ा-लत्ता कुछ भी समझो यार। सबसे पहले वो वेयरहाउस में होता है। कंपनी के। अब वेयरहाउस से तुरंत थोड़ी कस्टमर के पास चला आता है, वेयरहाउस से उस वो जाता है फिर आगे स्टोर में। अब स्टोर में भी थोड़े दिन लगा रहेगा, लोग आएँगे देखेंगे हाँ, अच्छी चीज़ें नहीं है, पहन के ट्राई करके कपड़े हो गए जैसे। अब उसके बाद बिकता है यार वो फाइनली जाके, यानी सप्लायर से लेकर कस्टमर पे जाने का टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मज़ा ही ना आ जाए अगर सप्लायर से इधर माल लिया, इधर कस्टमर को बेच दिया, मज़ा ही आ जाए। कोई कैपिटल नहीं फँसानी पड़ेगी बीच में, इन्वेंटरी नहीं कैरी करनी पड़ेगी, नहीं? या जिट लगाने वाला मज़ा ले लो। बट आम तौर पे होता है ऐसा कि आपको इन्वेंटरी मैनेज करके चलनी पड़ती है वेयरहाउस के अंदर भी और अपने रिटेल स्टोर के अंदर भी, ठीक है? कस्टमर को वैरायटी भी तो चाहिए यार, तभी तो स्टॉक उनको रखना पड़ता है। डन? है ना? ये हो गया। अब ये भी हमने सीख लिया, हाँ। सेलिंग प्राइस आपको ये यूनिट का, पर चॉकलेट जो एक आइटम है ना, उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 84, 42 और 26 और परचेज़ प्राइस दे रखा है। यानी हम ट्रेडर हैं, परचेज़ कर रहे हैं 76, 34 और 22 ये एक आइटम का। टेम्परेचर रेफ्रिजरेटेड, नॉर्मल रेफ्रिजरेटेड यानी बटर जेली और आइसी कूल को ठंड में रखना है रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में, और आपका फ्रूट एंड नट नॉर्मल कंडीशन में। ये हमने देख लिया। एक कैरिंग एक वैन की जो वॉल्यूम है ना, एक जो ट्रक है या एक वैन है उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 64 बिग कार्टन की है। 64 बिग कार्टन रखे जा सकते हैं। जैसे मोहतरमा है, जेंट्स है, कोई कौन है जो भी है, ये जो रख रहा है ये 64 डब्बे रख सकता है वैन के अंदर। ठीक है? चलिए। अब क्वेश्चन के अंदर सिंपली आपको इसने बोला है कि डीपीपी लगा के प्रॉफिट पर यूनिट निकालो। इसने एनालिसिस वाला पार्ट नहीं मांगा है आपसे। क्वेश्चन सिंपली वांट्स कि आप प्रॉफिट पर यूनिट निकाल दो। तो यार प्रॉफिट पर यूनिट बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे निकालूंगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरे को गिवन है। अब कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 84, 42 और 26, बट कॉस्ट पर यूनिट नहीं गिवन है। मतलब कॉस्ट पर यूनिट सारी पर यूनिट में नहीं गिवन है। पहले देख लेता हूँ मेरे को कौन कौन सी कॉस्ट गिवन है। अगर मैंने ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करा तो ऊपर से पहले मुझे मिली वेयर हाउस कॉस्ट, हेड ऑफिस कॉस्ट, रिटेल स्टोर कॉस्ट, फिर मिली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और फिर मिली परचेज कॉस्ट।
तो यानी मेरे को 5 तरह की कॉस्ट पता है, वेयर हाउस कॉस्ट, हेड ऑफिस कॉस्ट, सेल्स स्टोर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, 5 तरह की कॉस्ट मेरे को पता है। अब जो परचेज कॉस्ट है वो तो सिंपली पर यूनिट में आपको दे रखी है, ठीक है ना? 76, 34 और 22 तो आप ये सिंपली माइनस कर दोगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस परचेज कॉस्ट पर यूनिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आपका निकल कर आ जाएगा पर यूनिट। ध्यान रखना पर यूनिट नहीं निकला है। अब इसके बाद मेरी 4 कॉस्ट रह गई, वेयरहाउस, हेड ऑफिस, रिटेल और ट्रांसपोर्टेशन। हेड ऑफिस कॉस्ट को मैं लूंगा नहीं बिकॉज़ ये डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करती है कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं मान सकता मैं इसको ना कि प्रोडक्ट से सीधी-सीधी किसी भी तरीके से मेल नहीं खाती, तो हेड ऑफिस कॉस्ट को हटा दिया। अब आई हैव ओनली 3 कॉस्ट, वेयरहाउस कॉस्ट, रिटेल स्टोर कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बट चूंकि मेरे को जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, जो सेल्स है, वो बिग कार्टन में दे रखी है, 40,000 बिग कार्टन और 25,000 बिग कार्टन। देयरफॉर चाहते ना चाहते हुए भी मेरे को सबसे पहले जो कॉस्ट है, ये जो वेयरहाउस कॉस्ट, रिटेल स्टोर कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, चाहते ना चाहते भी मेरे को ये कॉस्ट सबसे पहले बिग कार्टन के लेवल पे निकालनी पड़ेगी। तीनों कॉस्ट बिग कार्टन के लेवल पे निकालनी पड़ेगी, देन फिर मैं पर यूनिट के लेवल पे निकाल पाऊंगा। तो तीनों कॉस्ट को बिग कार्टन के लेवल पे निकालने के लिए चलते हैं, अपना सफर स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले वेयर हाउस कॉस्ट में बेटा आप ऊपर देखेंगे, ये सारे फिगर्स आपको ऊपर मिल जाएंगे। ये मंथली कॉस्ट दे रखी थी सबसे पहली बात, 3 कॉस्ट, लेबर, रेफ्रिजरेटेड और मेटल हैंडलिंग। अब इसके अंदर सर आपने 2 कॉलम क्यों बनाए, प्रोडक्ट वाइज 3 कॉलम क्यों नहीं बनाए? बिकॉज यार वही दिक्कत कि ना 40,000 क्यूबिक मीटर और मतलब 40,000 बिग कार्टन और 25,000 बिग कार्टन, तो जो सेल्स है ना वो प्रोडक्ट वाइज देता तो यार कुछ मजेदार नजारा होता। बट वो प्रोडक्ट वाइज नहीं दे रखा उसने, सारे गुड्स का एक दे रखा है और रेफ्रिजरेटेड का अलग दे रखा है। दैट इज व्हाई आई हैव टू मेक दीस 2 कॉलम्स हियर। तो पहले 40,000 क्यूबिक मीटर है तो 40,000 बिग कार्टन है तो तीनों प्लॉट लेने पड़ेंगे, और 25,000 बिग कार्टन है तो दो प्लॉट लेने पड़ेंगे, बटर जाली और आईसी को। ठीक है। अब जो लेबर और स्टाफ कॉस्ट है वो तो तीनों ही प्लॉट में लगेगी। रेफ्रिजरेशन कॉस्ट सिर्फ बटर जाली और आईसी कूल में लगेगी और मेटल हैंडलिंग तीनों में लगेगी। तो वेयर हाउस कॉस्ट आ गई 55,000, 1,52,000। ये 55,000 वो कॉस्ट है तीनों प्लॉट में लगे। 1,52,000 वो कॉस्ट है जो एडिशनली आपके रेफ्रिजरेटेड गुड्स में लगी। अब ये जो वेयर हाउस कॉस्ट आई है ना बेटा, ये पर मंथ आई है, पर मंथ। और मैंने आपको बोला था जो मुझे कॉस्ट निकालनी है ना, वो निकालनी है पर बिग कार्टन। अभी पर ये कॉस्ट आई है 1 महीने की आई है। अब मैं इसको पर बिग कार्टन निकाल देता हूँ एक बार। पर बिग कार्टन कितनी आएगी? 40,000 25,000 से डिवाइड करके 1.375 और ये 6.08। अब ये 1.375 क्या आई है? ये 1.375 ये कॉस्ट है एक बड़े कार्टन की, यदि 1 महीना उसको वेयर हाउस के अंदर रखा जाए। और 6.08 कॉस्ट क्या है? पहली बात तो एडिशनल कॉस्ट है जो रेफ्रिजरेटेड गुड्स में लगेगी बटर जैली और आईसी कूल में। ये 6.08 कॉस्ट एक बड़े कार्टन की कॉस्ट है अगर 1 महीना वेयर हाउस में रखा जाए। अब क्योंकि ये जो कॉस्ट है ना पर बिग कार्टन तो आई, बट साथ में पर मंथ भी आ गई, तो मेरे को इसमें मंथ एडजस्ट करने अभी बाकी है। तो मैं मंथ से एडजस्ट करूंगा कितने महीने वेयर हाउस में रखी, उससे मंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब जाके मेरे पास सही कॉस्ट आएगी कि वेयर हाउस कॉस्ट पर बिग कार्टन कितनी निकल कर आ रही है। ठीक है। अब देखिएगा तीन प्रोडक्ट हैं, बटर जेली, फ्रूट एंड आइसक्रीम। अब जो 1.375 की कॉस्ट थी वो तो तीनों ही प्रोडक्ट में लगेगी, बट जो 6.08 एडिशनल कॉस्ट है वो खाली बटर जेली और आईसी कूल में लगेगी। तो 7.455, 1.375 और 7.455 ये मेरी कॉस्ट आ गई तीनों प्रोडक्ट की रिस्पेक्टिवली। बट ये जो कॉस्ट है ये पर मंथ है, तो इसमें मैंने मंथ एडजस्ट करे कि जितने टाइम प्रोडक्ट वेयर हाउस में रहे, 1.5 और 0.5, तो मेरी आ गई वेयर हाउस कॉस्ट पर बिग कार्टन। ठीक है। अब बिल्कुल जो आपने वेयर हाउस कॉस्ट में दिमाग लगाया ना, सेम टू सेम आपको रिटेल वाले में लगाना है। मैं साइड हो जाता हूँ। सेम टू सेम आपको रिटेल वाले में दिमाग लगाना है। बस आपको इसके अंदर एक एक छुटकू सा चेंज है बस, कि इधर आपने टाइम इन वेयर हाउस लिया था, उधर टाइम इन आपको रिटेल स्टोर लेना है, बाकी पूरा का पूरा ये चीज सेम है। ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दे रखी थी 3200 4900, और ये जो कॉस्ट है ये दे रखी थी पर ट्रिप, और एक ट्रिप के अंदर बेटा आप 64 बिग कार्टन ले जाते हो, तो इस कॉस्ट को भी मैं पर बिग कार्टन कैसे निकालूंगा? 3200 बाय 64 और 5900 बाय 64, तो 50 और 76.5625 आ गया। अब नॉर्मल वैन विल बी यूज फॉर द फूड एंड नेट, बट रेफ्रिजरेटेड वैन विल यूज फॉर बटर जेली एंड आईसी कूल। समझ आया? 50 आ गई एक बड़े कार्टन की कॉस्ट, अगर एक बड़े कार्टन को सेंट्रलाइज वेयर हाउस से किसी भी पर्टिकुलर स्टोर पे भेजा जाता है तो 50 रुपए एक कार्टन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। बट ये फ्रूट एंड नट के केस में, बटर जेली या आईसी कूल के केस में ये हो जाती है 76.5625 है। तो ये सारी कॉस्ट हमारे पास आ गई। ये हमने ऑरेंज कलर से लिख दिया। जो महाभारत थी ना ये सारी ऑरेंज कलर वाली थी, इसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया। ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट आई है, वेयर हाउस, रिटेल स्टोर, ट्रांसपोर्टेशन, बेटा ये जो कॉस्ट आई है ना ये पर बिग कार्टन आई है। ये जो तीनों कॉस्ट आई है ये बिग कार्टन के लेवल पे आई है। पर मेरे को तो पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, बिकॉज मेरे को निकालना है प्रॉफिट पर यूनिट। मेरा सेल प्राइस पर यूनिट आ गया, डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट आ गया, ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट आ गया। अब ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट अलग अलग है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या था? परचेज कॉस्ट। डायरेक्ट
प्रोडक्ट कॉस्ट क्या था, वेयर हाउस, रिटेल स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये जो मेरे डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है, वेयर हाउस कॉस्ट, रिटेल स्टोर कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये अभी एक बड़े डब्बे बिग कार्टन के लेवल पे आई। अभी मेरे को इसको यूनिट्स के लेवल पे निकालना है, तो 12,600, 4,032 और 2,880 से मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगा, बिकॉज एक बिग कार्टन में 12,600 बटर जेली है, 4,032 फ्रूट एंड नट है और 2,880 आईसी कूल है। क्लियर? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं नहीं इसमें डाउट नहीं आएगा, मतलब गलती से भी ना 12,600, 4,032 और 2,880 को जोड़ने का प्रयास मत करना, बिकॉज ये बटर जाली, फ्रूट एंड नट और आईसी कूल है। ये मतलब लगा लो एक ऑल्टो है, एक ऑडी है और एक रोल्स रॉयस है, तीनों को जोड़ नहीं सकते, गधे घोड़ों को आपस में नहीं जोड़ सकते, ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं। दैट इज वाई 12,600, 4,032, 2,880 को जोड़ने का प्रयास मत करना, ठीक है ना। ये इन तीनों में अलग अलग नेचर के प्रोडक्ट हैं। मतलब अब जैसे हल्दीराम का जैसे भुजिया है वो अलग आएगा, उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट है वो अलग कार्टन के अंदर आएगा। एक ही कार्टन में थोड़ी सारी चीजें भर देती है कंपनी, स्पेसिफिक कार्टन होते हैं ना जिसमें एक ही तरह के गुड्स होते हैं। तो जो 40,000, तो ये 12,600 यूनिट्स का जो एक कार्टन होगा, ये अलग, इसमें बटर जैली होगा, फ्रूट एंड नट का दूसरा होगा, आईसी कूल का तीसरा होगा, इनको आपस में मत जोड़ना, ठीक है जी। चलें, तो अभी ये जो कॉस्ट आई है ना, जो ऑरेंज कलर से सारा लिख रखा है, ये कॉस्ट आई एक बिग कार्टन के लेवल पे। अब मुझे यूनिट्स के एक एक यूनिट के लेवल पे लाना है, तो इनको मैं, तो मैं एक बिग कार्टन के अंदर जितनी यूनिट्स होती हैं उससे डिवाइड कर दूंगा। कितनी कितनी यूनिट है, 12,600, 4,032 और 2,880 से। तो ये आ गया 0.0072, 0.0139 और 0.0301। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ गया था 884, उसमें से टोटल डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में माइनस कर दूंगा, ए माइनस बी। तो मेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट आ जाएगा 7.193, 7.986 और 3.97। ठीक है, डन। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, स्टार और ड्वार्फ वाले क्वेश्चन पे, दैट इज टेस्टियोनॉल का क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, जिसमें 10-15 मिनट मुझे और लगेंगे क्लास में समझाने पे, बट क्योंकि वो टॉपिक अभी मैंने क्लास में नहीं करवाया, तो इस वजह से वो मैं बाद में ही सिखा पाऊंगा। बट इस क्वेश्चन का 90% पोर्शन हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हम डीपीवी पढ़कर आ रखे हैं। जो 10% वाला थ्योरी पोर्शन है वो आगे एवीएम समझाऊंगा, वो भी हो जाएगा। वैसे तो अभी भी समझाऊ ना, अभी भी हो जाएगा, बट मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। XYZ ऑर्नामेंटल कंपनी टेस्ट योर नॉलेज 3 है, पेज 9.37 ऑफ स्टडी मटेरियल। आ जाइए एक बार जल्दी से। ठीक है, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया, बहुत तारीफें लिखी है, बहुत क्वालिटी सर्विस, बहुत रेंज ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, 20+ ईयर से ज्यादा काम करी है, एक्सपीरियंस, इंटीग्रिटी ऑफ एम्प्लॉय भर भर के, परफेक्शन वगैरह, मतलब सब कुछ बहुत सुंदर बढ़िया कंपनी है। डन। अब हम है XYZ, हमारा कस्टमर है BGG। इसको बेटा दो प्रोडक्ट्स ही हमसे मांग रहा है, और ये दो प्रोडक्ट हम इसको तभी देंगे जब हमारा एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल 28% या उससे ज्यादा होगा। दो प्रोडक्ट्स के नाम है स्टार और ड्वार्फ। वैसे क्या लिखा था, कंपनी मेक द वाइड रेंज ऑफ ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट, देयरफॉर वी आर नॉट मेकिंग ओनली स्टार एंड ड्वार्फ, वी आर मेकिंग द अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, जो अदर प्रोडक्ट्स हैं इसमें एक नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में दे रखा था आपको, प्रोडक्शन सेल्स यूनिट दे रखा है, टोटल डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये चीज आपको दे रखी थी। टोटल वेरिएबल ओवरहेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो अपन उसको दे रहे हैं, सिर्फ बीजीजी को ही दे रखा है। ठीक है, तो इस पेज पे जो जो चीजें दे रखी है ना, वो आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में दे रखी थी, मैं दिखा देता हूँ। ये ये पहला पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। डन, सारा पहले पॉइंट का डेटा लिख लिया। अब मतलब ऊपर का डेटा आ गया, ऊपर का डेटा लिख लिया, और ये फर्स्ट पॉइंट का डेटा लिख लिया। ठीक है ना। अब समझ लीजिएगा बस सिंपली, ये प्रोडक्शन सेल्स यूनिट दे दिया, प्रोडक्शन सेल्स को टोटल नहीं करते, बिकॉज स्टार्ट बार फॉर अदर तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, इसको टोटल नहीं कर सकते। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, उसको टोटल नहीं कर सकते। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसका टोटल कर लो, 90 लाख और 80 लाख रुपए आ रहा है। टोटल वेरिएबल ओवरहेड 1,20,00,000 के दे रखे हैं, प्रोडक्ट वाइज नहीं दे रखे, टोटल दे रखे हैं। और प्रोडक्ट वाइज होंगे भी कैसे यार, क्योंकि वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे थोड़ी आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कितना है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसको तो हम चार्ज करेंगे अपने हिसाब से, या तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगा के या एबीसी लगा के। अब 1,20,00,000 में 30% डायरेक्ट लेबर रिलेटेड ओवरहेड्स, डायरेक्ट मेटेरियल रिलेटेड ओवरहेड्स हैं, और 70% डायरेक्ट लेबर रिलेटेड ओवरहेड है। 30 और 70% को ना अलग अलग रख के चलना है, यानी 36 लाख और 84 लाख को शुरू से अलग रख के चलना, चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो चाहे एबीसी हो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए। करंटली कंपनी कह रही है, करंटली जो ओवरहेड्स एलोकेट हो रहे हैं वो प्रोडक्ट यूनिट्स के अंदर वो हो रहे हैं यूजिंग परसेंटेज ऑफ टोटल डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, एंड का मतलब प्लस टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यानी जो ओवरहेड्स
चार्ज हो रहे हैं वो हो रहे हैं परसेंटेज ऑफ टोटल डायरेक्ट मेटल कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इसके अंदर चूंकि एबीसी या फिर एक्टिविटी या कॉस्ट ड्राइवर से रिलेटेड चीजें नहीं दे रखी, दैट इज वाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये मान के चलूंगा होगा। तो क्या होगा आपका अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दो स्टेप्स होते हैं यार, पहले में रेट निकालते हैं, दूसरे में ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं। रेट कैसे निकालते हैं? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड बेस, और ऊपर और नीचे अगर दोनों जगह रुपी रुपी हो जाए तो इनटू 100 करते हैं, मैंने बताया था आपको। तो बजटेड ओवरहेड्स क्या हो जाएगा? मटेरियल रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड, एमआर मतलब मटेरियल रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड और एलआर मतलब लेबर रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड। तो ये बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड बेस, बेस क्या है? टोटल डायरेक्ट मटेरियल, और उस केस में टोटल डायरेक्ट लेबर, मतलब ओवरहेड के दो टुकड़े कर दिए सिंपली, और कुछ नहीं है, जोड़ देना उनको फिर। तो मटेरियल रिलेटेड ओवरहेड हमने देखे 36 लाख 84 लाख ले लिए, और टोटल डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऊपर देखो 90 और 80 लाख रुपए की निकल कर आती है। तो 90 और 80 से डिवाइड कर दिया, तो 40% ऑफ डायरेक्ट मेटल कॉस्ट प्लस 105% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये हमारा ओवरहेड का रेट आ गया, ओवरहेड चार्ज करने का। मटेरियल जितना होगा उसका 40% ले लेंगे, प्लस लेबर जितनी होगी उसका 105% ले लेंगे। हमारा वेरिएबल ओवरहेड इस रेट से हम प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर देंगे। अब वी हैव द टू प्रोडक्ट स्टार एंड डॉर्फ, अदर प्रोडक्ट हैं बट उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन दो ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है, स्टार और डॉर्फ, जिसके बारे में रिक्वायरमेंट्स हैं। अब उसमें देखो मटेरियल रिलेटेड जोड़ दो, 40% ऑफ डायरेक्ट मेटल कॉस्ट प्लस 105% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो मटेरियल और लेबर देखो स्टार में कितना लग रहा है? स्टार में मटेरियल लग रहा है 22,50,000 डिवाइड बाय 10,000 पर यूनिट का आ जाएगा, और 15 लाख डिवाइड बाय 10,000 ये लेबर आ जाएगा पर यूनिट का। ठीक है, ये आ जाएगा 225, और 4 जीरो हट जाएंगे तो 150। ठीक है, 225 और 150। ठीक है, तो 40% ऑफ 225 और 105% ऑफ 150 आ गया 90, और 157.5 जोड़ दोगे तो 247.5 आ जाएगा। डन। अब इसके बाद इसी तरीके से अपन ड्वार्फ का निकाल देंगे, तो ड्वार्फ का निकालो 7.5 लाख बाय 20,000, ये आ गया 37.5, और 5 लाख बाय 20,000 ये आ गया 25। तो 37.5 और 25 ये आ गया हमारा ड्वार्फ का। 40 और 105% ऊपर से था, 15 और 26.25 जोड़ो, 26.25 जोड़ोगे तो 41.25, यानी स्टार का वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गया 247.5 और ड्वार्फ का 41.25। बहुत सिंपल है। बस क्या हो गया इसमें, जनरली हमें ओवरहेड का एक रेट दे रखा होता था, इसमें दो दे दिए, मेटल का भी और लेबर का भी। बस क्या करना है, जोड़ देना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। डन। अब क्वेश्चन के अंदर एक चीज और बोली है कि अब हमने सोचा कि ना एबीसी लगा लेते हैं। तो एबीसी के अंदर उन्होंने कंसल्टेंट अपॉइंट करा, और कंसल्टेंट अपॉइंट करके कंसल्टेंट ने कहा मेटेरियल रिलेटेड ओवरहेड अलग रखो, लेबर रिलेटेड ओवरहेड अलग रखो, यानी 36 लाख और 84 लाख के अलग अलग रखने। अब उसने बताया कि मेटीरियल रिलेटेड ओवरहेड के लिए उसने एक ड्राइवर दिया, मेटेरियल रिलेटेड ओवरहेड के लिए उसने ड्राइवर दिया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, और लेबर रिलेटेड ओवरहेड्स के लिए उसने ड्राइवर दिया लेबर ऑपरेशंस। और मैं सिंप्लिसिटी के लिए मेटेरियल वॉल्यूम को मेटल केजी बोलूंगा, एग्जाम में मेटल केजी नहीं लिखना, पर बोलने में आएगा मेटल केजी। और लेबर ऑपरेशंस को मैं लेबर आवर्स में चेंज कर दूंगा सिंप्लिसिटी के लिए। और आपको उसने बताया कि मटेरियल वॉल्यूम पर यूनिट 585 है, और लेबर ऑपरेशन पर यूनिट 765 है, बट कॉस्ट ड्राइवर पर यूनिट में नहीं है। कॉस्ट ड्राइवर पूरा पूरा टोटल में, जैसे कॉस्ट ड्राइवर है टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉ मटेरियल, ना कि मटेरियल वॉल्यूम पर प्रोडक्ट यूनिट। इसी तरीके से नेक्स्ट में कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ लेबर ऑपरेशन, ना कि नंबर ऑफ लेबर ऑपरेशन पर। ठीक है जी। चलिए, अब इसके अंदर वैसे तो रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है, बट मैं थोड़ा आगे फर्दर जब पूरा क्वेश्चन आपको ये सिखाऊंगा, क्योंकि एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं इस क्वेश्चन के, वो आगे आएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा, बट 90-95% अभी कंप्लीट हो सकता है ये। तो सिंपली मैंने एक रिक्वायरमेंट बनाई, आप बताओ ये ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें। ऑर्डर तभी एक्सेप्ट करेंगे जब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 28%, यानी मेरे को सिंपली कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना है। ठीक है, दो तरह के सिनेरियो, करंट सिनेरियो और एक एबीसी सिनेरियो। करंट में स्टार ड्वार्फ, और आपका एबीसी में स्टार ड्वार्फ। बट जो आईसीआई ने दे रखा है ना अ, वो पहले स्टार दे दिया, उसमें करंट एबीसी दे दिया, फिर ड्वार्फ दे दिया, उसमें करंट एबीसी दे दिया। वो थोड़ा मेथड मुझे मेरे को पसंद कम आता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे क्लासिफिकेशन कर सकते हो। बाकी करंट सिनेरियो और एबीसी सिनेरियो मैंने अलग अलग रखा, बिकॉज जब मैं करंट सोच रहा हूँ तो मैं करंट ही सोचने दो ना, मेरे को एबीसी मत घुसाओ ना। और जब मैं एबीसी सोच रहा हूँ तो मैं करंट सिनेरियो नहीं सोचना चाहता, तो दोनों सिनेरियो को मैंने अलग अलग रखा। बट आईसीआई ने क्या करा, स्टार को सोचा, प्रोडक्ट स्टार को, फिर उसके दो सिनेरियो अलग अलग सोचे, फिर ड्वार्फ को सोचा, उसके दो सिनेरियो अलग अलग सोचे। मेरे हिसाब से वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, और थोड़ा गलती होने के चांसेस में ज्यादा है। ये स्टूडेंट फ्रेंडली और इसमें टाइम भी कम लगेगा। अब
कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 28% है, देन ओनली आई विल एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ बीजीजी। अब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेल्स प्राइस पर यूनिट आपको दे रखा है 740 और 151। पहले मैं करंट सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, और उसके अंदर से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसको मैं सेल्स से डिवाइड कर दूंगा तो आई विल गेट द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब जो बेटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑल दो क्वेश्चन में ना दे दी थी 622.5 और 103.75 ऑल दो दे दी थी, बट स्टिल मैंने आपको निकाल के दिखाई कि डायरेक्ट मेटल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड मेटल रिलेटेड भी और लेबर रिलेटेड भी। ठीक है, डायरेक्ट मेटल कॉस्ट क्या आएगी? 22,50,000 डिवाइड बाय 10,000, और ड्वार्फ की आएगी 7.5 लाख बाय 20,000। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या आएगी? 15 लाख बाय 10,000 और 5 लाख बाय 20,000। डायरेक्ट मटेरियल लेबर कॉस्ट हो गया, और वेरिएबल ओवरहेड हमने यहाँ निकाल दिए थे 247.5 और 41.25। ठीक है, डन। अब आप 225 डेढ़ अब आप 225, 150 और 247.5 जो डायरेक्ट मेटल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को जोड़ोगे तो 622.5 के बराबर आएगा, और 37.5, 25 और 41.25 को जोड़ोगे तो 103.75 के बराबर आएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया, कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड करा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो एज सिंपल एज दैट। करंट सिनेरियो ओवर। अब आता है एबीसी। एबीसी के अंदर क्या है? जो हमने महानुभाव, जो हमारे कंसल्टेंट साहब हायर करे थे, वो साहब ने हमें बताया था कि भैया मटेरियल रिलेटेड के लिए आपका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है मटेरियल वॉल्यूम, लेबर रिलेटेड के लिए जो आपका कॉस्ट ड्राइवर है वो है लेबर ऑपरेशन। तो हमने कहा ठीक है साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। हमने कहा और आगे बताओ। कह रहे मैं आपको एक चीज देकर जा रहा हूँ, मटेरियल वॉल्यूम पर यूनिट तीनों प्रोडक्ट की क्या क्या है, और लेबर ऑपरेशन पर यूनिट तीनों प्रोडक्ट का क्या क्या। मैंने कहा ठीक है जी, अब एबीसी के हिसाब से ओवरहेड लगाना है। ठीक है, अब देखो, अच्छा एबीसी सिनेरियो के अंदर क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होगा? 740, 151, नॉट एट ऑल। डायरेक्ट मेटल कॉस्ट चेंज होगा? नहीं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चेंज होगा? नहीं, बिकॉज एबीसी से डायरेक्ट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ता, उससे किस पे असर पड़ता है? ओवरहेड्स पे। डन। और टोटल ओवरहेड्स भी चेंज नहीं होते एबीसी में। एबीसी में क्या चेंज होता है? खाली ओवरहेड्स का एलोकेशन या ओवरहेड्स का चार्जिंग, ओवरहेड्स का रिकवरी या ओवरहेड पर यूनिट, ये चेंज होता है। रेट वगैरह ये सब चीजें चेंज होती है, टोटल में ओवरहेड भी चेंज नहीं होते। तो बेसिकली ये जो मैंने लाल से गोला बनाया इसके लिए वर्किंग नोट्स हमें देखना है, बाकी तो सब सिंपल ही है। चलिए, अब बेटा जो टोटल ओवरहेड आपकी है 1,20,00,000 के, मेटेरियल से रिलेटेड है 30% यानी 36 लाख के। अब कॉस्ट ड्राइवर उसका बताया है मटेरियल वॉल्यूम। क्या कॉस्ट ड्राइवर है? मटेरियल वॉल्यूम। और आपको दे दिया मटेरियल वॉल्यूम पर यूनिट। मटेरियल वॉल्यूम पर यूनिट कितना दे दिया? 585। बट मटेरियल वॉल्यूम पर यूनिट आपका कॉस्ट ड्राइवर नहीं है, आपका कॉस्ट ड्राइवर है मटेरियल वॉल्यूम। तो मटेरियल वॉल्यूम पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो ना, प्रोडक्शन यूनिट से। 10,000, 20,000, 80,000, तो ये आया 50,000, 1,00,000, 60,000, 4,00,000। टोटल आया 6,10,000। तो यानी 36 लाख रुपए के जो आपके ओवरहेड लग रहे हैं मटेरियल रिलेटेड, इसको मैं बोलता हूँ MRVOH, मटेरियल रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड। 36 लाख रुपए के वो कितने मेटेरियल वॉल्यूम के लिए लग रहे हैं? 6,10,000 के लिए। तो पर मेटेरियल वॉल्यूम कितना आएगा? 5 रुपए 90 पैसे पर मेटेरियल वॉल्यूम। ये पर यूनिट नहीं आया है, ये 36 लाख है, ये 36 लाख रुपए मेटेरियल रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड है, और 6,10,000 रुपए क्या है? वो यूनिट्स नहीं है, वो है मेटेरियल वॉल्यूम या मेटल केजी ले सकते हो। तो जब डिवाइड करोगे 36 डिवाइड बाय 6,10,000, यू विल गेट रुपीज 5 रुपए 90 पैसे पर मटेरियल वॉल्यूम या मेटल केजी निकल कर आए। अब इसको आपको पर यूनिट निकालना है, तो मटेरियल वॉल्यूम पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। वो कितना कितना दे रखा है? 5 और 8। 5 और 8 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, क्या आ गया? 29.5 और 47.2। 29.5 और 47.2। एंड बिल्कुल सेम टू सेम आपको लेबर रिलेटेड के अंदर करना है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में जिज्ञासा इंडिया लिमिटेड वाले क्वेश्चन के अंदर वेयर हाउस कॉस्ट को रिटेल स्टोर कॉस्ट बना दिया था ना, मतलब वेयर हाउस कॉस्ट में जो कैलकुलेशन थी वही सेम कैलकुलेशन आपने रिटेल स्टोर कॉस्ट में लगा दी थी, बस उसका जो फिगर्स उसके ले लिए थे रिटेल स्टोर के। इसी तरह जैसे मेटल रिलेटेड का काम करे, वैसे लेबर रिलेटेड का भी खुद से कर सकते हो, बस फिगर लेबर ऑपरेशंस वाले कंसिडर कर लेना। लेबर रिलेटेड ओवरहेड कितना है? 1,20,00,000 का 70% यानी 84 लाख, और इसका ड्राइवर ना लेबर ऑपरेशन है। क्या है? लेबर ऑपरेशन। पर गिवन है आपको लेबर ऑपरेशन पर यूनिट, टोटल लेबर ऑपरेशन नहीं, लेबर ऑपरेशन पर यूनिट। तो ये कितना आ गया? 765 और पर यूनिट है, बट ड्राइवर मेरा टोटल लेबर ऑपरेशन है, तो मैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा टोटल लेबर ऑपरेशन आ गया 70,000, 1,20,000 और 4,00,000। ये आ गया 5,90,000। तो 84 लाख डिवाइड बाय 5,90,000 कितना आ गया? 14.24। तो ये 14.24 रुपए पर लेबर ऑपरेशन है, पर यूनिट नहीं है, पर लेबर ऑपरेशन है। अब ये 84 लाख डिवाइड बाय 5,90,000 करा मैंने, 14 रुपए 24 पैसे पर लेबर ऑपरेशन हो गया, बट ऊपर मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट, यानी लेबर रिलेटेड ओवरहेड, लेबर रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड, LRVOH, लेबर रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट चाहिए। पर अभी मेरे पास क्या है? लेबर रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर ऑपरेशन।
तो इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा लेबर ऑपरेशन पर यूनिट से। वो कितना है? 7 और 6। 7 और 6 से गुना करके मेरे पास लेबर रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा, दैट इज 99.68 और 85.44। ठीक है, 99.68 और 85.44। तो एबीसी के केस के अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 504.18, 195.14, कंट्रीब्यूशन 235.82 और -44.14, और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ जाएगा जब आप 235.82 को डिवाइड करोगे 740 से, तो 31.87, और -44.14 को डिवाइड करोगे 151 से, दैट विल कॉस्ट -29.23। हमें क्या करना था? हमें निकालना था कंट्रीब्यूशन टू, मतलब हमें, हमारा कंसर्न था कि अगर हमारा 28% या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आता है, देन ओनली एक्स वाई जेड विल एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ वीजीजी। बट अगर हमने देखा तो इन द फर्स्ट केस, करंट केस में स्टार में तो 15.88 आया, कम आया, उस पर कांटा मारा। ड्वार्फ वाले केस के अंदर करंट में ड्वार्फ में ज्यादा 31.2 है, इस पर राइट करा। एबीसी वाले में स्टार के अंदर 31.87 ज्यादा 28% से टिक करा। और 29.23 लॉस मेकिंग। यार ये तो लॉस ही है, मतलब प्रॉफिट भी नहीं आया, 28% तो छोड़े, तो लॉस है। तो आई विल नॉट एट ऑल कंसिडर, मतलब आई विल नॉट लुक एट दिस, देखूंगा भी नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस क्लास। यही सब चीजें हुई हैं आज की क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे पूछ लेना। वैसे तो मतलब खोद खोद के अंदर जा जाके रिवाइज करा करा के कई बार समझा दिया है। ये पर्टिकुलरली 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने जनरली ऑब्जर्व करा है अपने टीचिंग करियर में, कि बच्चों को कुछ कंफ्यूजन ही रहती है इन क्वेश्चंस के अंदर। मतलब अब आपको क्लियर हो गई होगी ना कि 2-3 पॉइंट थे ऐसे यार, जो हाँ थोड़े से मतलब लगता था कि अगर नहीं पता होंगे तो दिक्कत होगी। बट होपफुली अब आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे, तो आप अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। बस क्वेश्चन पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो, हो जाएगा ये। आपको एक तरीका मैंने बताया था आज की क्लास के अंदर, कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसको प्रोसेस करते चलो, कि जो पढ़ा आपको उससे क्या समझ आ रहा है, उसको टेबल चार्ट डायग्राम इस फॉर्म में लिखते रहो। बस 80% 90% क्वेश्चन आप सॉल्व करने के योग्य होते हो। बट क्या होता है कि ऑडिट करने लग जाते हो, या मतलब अ, ठीक से नहीं पढ़ाई करते, तो आप 80-90% भी नहीं करते, हार जाते हो कि यार ये तो बड़ा क्वेश्चन है, हाय छोड़ दो इसको। भाई हाय छोड़ दो की जगह 80-90% तो खुद भी कर सकता है। और बाकी अब तो कर ही सकते होंगे क्योंकि मैंने करा दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस क्लास। विश यू अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। जय श्री राधा।